फर्स्ट लॉ तो फिलहाल हो गया था, फर्स्ट लॉ बता दिया था न्यूटन्स का, इनर्शिया भी हो गए थे और शायद मोमेंटम भी हो गया था। तो एक बार मैं सेकंड लॉ बताने से पहले मोमेंटम पे आते हैं। और मोमेंटम का मैंने बताया था, मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। बस इसके बाद अपन आते हैं। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन इट and it is the product of the mass and velocity. It is denoted by p. तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सिर्फ याद रखना। और यूनिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूनिट्स क्या आ जाएगा, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ये कल बता दिया था मैंने, केजी मीटर पर सेकंड आएगा, ऐसे बोला था आपने जी। हाँ, मीटर पर सेकंड। यूनिट्स ऑफ मोमेंटम कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी कल डिस्कस किया हुआ है। आज यहाँ से पढ़ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये 9th में पढ़ के आए हो। सर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग करता है ना बॉडी में, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे 9th में है, ये आपने पढ़ा होगा ना, न्यूटन सेकंड लॉ। दिस इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज द सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ मोशन, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए मूविंग बॉडी, देन इट्स मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए, किसी भी मूविंग बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा रहे हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट, हेंस व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस। अगर क्या लिखा मैंने सेकंड पॉइंट कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, लेकिन अगर मोमेंटम अगर चेंज हो रहा हो, when the momentum of body changes, the body must be the under the action of net external forces। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर आपने मोमेंटम चेंज किया, मोमेंटम चेंज का मतलब क्या हुआ कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the next external force acting on a body and takes place in the direction in which force acts। मतलब rate of change of momentum तो क्या लिख सकते हैं, dp by dt। p को अपन ने क्या बोला था, मोमेंटम। अब क्या रेट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। The rate of change of momentum is directly proportional to the net external force के directly proportional होंगे। तो ये याद रखना स्टेटमेंट्स। और मोमेंटम, और फिर आप अब बोलो सर आपने अभी तो बताया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये कैसे आएगा इससे। तो देखो, और p बराबर क्या होता है बेसिकली, मास इनटू वेलोसिटी होता है dt, और मास तो आपका कांस्टेंट होता है, तो मास को बाहर निकाल लें तो क्या हो गया, dv बाय dt। और dv बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन ma। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब बोले सर आपने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ऐसे भी अपन क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ही लिखते हैं ना, मास भी कांस्टेंट है, और कोई प्रोपोर्शनलिटी हटा के अपन ने क्या लिख दिया, तो कांस्टेंट अपन कांस्टेंट कांस्टेंट ही हो गया। सर हाँ सर, इसमें जो टी था वो कांस्टेंट नहीं था। बहुत बढ़िया, टी कहीं टाइम कांस्टेंट रहता है, रेट ऑफ चेंज आप बोल रहे हैं ना, रेट सर कांस्टेंट मतलब टाइम कि कहाँ से कांस्टेंट जो रहेगा, नंबर हो, टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है। चेंज अच्छा, का वो मतलब, चेंज चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। अब बताएं क्या होगा इसका ऑप्शन। सर ये वाला सर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू। फोर्स नहीं दिख रहा है समझदार, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ पहले। सर मोमेंटम, वो सेकंड लॉ बताया आपने, बोला कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बोला मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता है क्या इंग्लिश, मोमेंटम लिखा हुआ है, फोर्स थोड़ी लिखा हुआ है वहां। फोर्स बताया ना मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम थोड़ी बताया। मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, आया समझ में। हाँ सर। क्वेश्चन तो देख क्या क्या मैंने पूछा है,
देख क्वेश्चन के अरे सर कंफ्यूज हो गया एकदम से, पता नहीं क्या कुछ वो समझ ही नहीं आया। हाँ वही आ चीज गया पर है ना, सही अब समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो। आप फोर्स देता तो और ये ऑप्शन था, मोमेंटम लिखा हुआ है ना, तो मास, तुमने सोचा कि सर फोर्स पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन भी फोर्स का ही होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और तुम्हारा पहला नजर ही फर्स्ट ऑप्शन पर चला गया तो फर्स्ट ही आंसर हो गया। आगे का तुमने देखा ही नहीं ना, फोर्स फर्स्ट ऑप्शन गया तो फर्स्ट ही हो गया आंसर। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, यस सर। ये बताएं क्या होगा, सर स्टोन फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट। बाकी लोग भी बताएं क्या होगा आंसर। सर ठीक है, स्टोन फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट। ये बताएं क्या होगा। सर बी वाला, MLT-2। अब बाकी लोगों की नजर में सर सी वाला, सी। ठीक सही, MLT-1। तुम लोग ये रट्टे मारने की आदत मत डालो। मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन फॉर्मूला m, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो LT-1, दिस इज MLT-1। आया समझ में। अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, दिस इज dp by dt is directly proportional to force। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अब एक दीवार को ठोकर मार रहा है, अब दीवार को ठोकर मार रहा है तो वह चोट तो उसी को लगना है। और सेकंड केस में क्या है आपका, एक फुटबॉल बॉल को ठोकर मार रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितने ज्यादा फोर्स होगा मोमेंटम में उतनी ज्यादा चेंज होगी। तो सेकंड लॉ मोशन टेल्स अस द देयर इज ए नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो हमेशा क्या रखना, सेकंड लॉ मोशंस रिप्रेजेंट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जो आप फोर्स, नेट फोर्स जो लग रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। और एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ए मास। जैसे मास पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएं तो इससे क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एंड द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब जितने ज्यादा मास होगा आपको फोर्स भी उतनी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। और जितने ज्यादा फोर्स का मतलब उतने ज्यादा आपको एक्सेलरेशन से मारना पड़ेगा। जैसे गाड़ी केस में होता है ना, एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड बढ़ा देना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ब्रेक करना है तो उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन से आपको उसको मारना पड़ेगा। दैट इज एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए मास। जैसे ही किसी मास पे आपने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। The greater the mass of object, greater the amount of force required to accelerate the object। मतलब जितने ज्यादा बड़ा मास होगा आपको उतने ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए। एवरी वन नोज द हेवियर ऑब्जेक्ट रिक्वायर मोर फोर्स टू मूव द सेम डिस्टेंस देन लाइटर ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली एक छोटा सा बॉल हो, एक बड़ा फुटबॉल हो, तो छोटे से बॉल और फुटबॉल हो, दोनों को अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आपको जो छोटे ऑब्जेक्ट में जो आपने फोर्स लगाया बॉल में, छोटे बॉल में, उससे ज्यादा फोर्स आपको बड़े बॉल में लगाना पड़ेगा, तब जाके दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अस द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब न्यूटन लॉ से आप मास, फोर्स और एक्सेलरेशन में आप रिलेशंस बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हेवी ऑब्जेक्ट रहेगा उस पे उतने ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितने ज्यादा फोर्स लगाओगे मतलब उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। इट टॉक्स अबाउट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बहुत ज्यादा फास्ट कैसे मूव करा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मैथमेटिकली अगर देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ ऑफ एमंग द लॉ ऑफ मोशन। अपने पास जितने भी लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो सेकंड लॉ ही है, क्योंकि सेकंड लॉ बहुत ज्यादा यूज होते हैं और सभी जगह अप्लाई होते हैं, हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो सेकंड लॉ बेसिकली क्या मेजर करता है? सेकंड लॉ मेजर क्वांटिटी ऑफ फोर्स, वेयर एज फर्स्ट लॉ मेजर मोशन डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ फोर्स। तो अगर एक लाइन में अगर बताना हो तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है? कंसेप्ट ऑफ फोर्स। और सेकंड लॉ क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ फोर्स। और थर्ड लॉ जो आ जाएगा ना, वो डायरेक्शन बता देगा। तो एक लाइन में तीनों आप बता सकते हो। फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ क्वांटिटी ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। की यूनिट सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सीजीएस में मास क्या होता है आपका? ग्राम, एक्सेलरेशन हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं एसआई की बात करूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। एमकेएस में हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, या इसको एसआई भी बोल सकते हैं, एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट। 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन को अगर मैं डिफाइन करने के लिए बोलूं तो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1 न्यूटन कब आएगा? जब 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा हो। मास 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा हो 1 किलोग्राम मास पे, तो दिस इज 1 न्यूटन। इस तरीके से आप न्यूटन को कर सकते हैं। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ टाइम। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ देते हैं या न्यूमेरिकल्स में भी आ जाते हैं ना, न्यूमेरिकल में भी आता है। न्यूमेरिकल में कभी आपका क्वेश्चन जो रहता है ना, वो सीजीएस में दिया हुआ है डाइन में, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा, देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन क्या अपन एसआई यूनिट में ही सॉल्व करते हैं, और डायमेंशन फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इजिली निकाल सकते हो। मास इंटू एक्सेलरेशन है, मतलब क्या लिखा था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम एम एल टी -2 ये हो जाए। क्या कर रहा है? रामू कार्स वेट दे रखा है 1000 किलोग्राम आउट ऑफ गैस। रामू इज ट्राइंग टू पुश अ कार टू गैस स्टेशन तक, उसको ले जाना है। एंड ही मेक्स द कार टू मूव एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, तो कितने फोर्स लगाओगे? फोर्स निकाल लो मास इंटू एक्सेलरेशन से। दिस इज 1000 और एक्सेलरेशन 0.05, तो कितना हो गया आपका? 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो कार को गैस स्टेशन तक इजिली वो ले जा सकता है। सर मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा इसका आंसर? हाँ सर, निकाल रहे ना। हाँ निकालो निकालो। 1 न्यूटन होगा। यस सर, 1 न्यूटन। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन भी 1 है और मास भी 1 है, तो ऑब्वियसली 1 ही होगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ मोशन को डिराइव करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो सेकंड लॉ को डिराइव करते हैं। मान लेते हैं कि कोई m मास का बॉडी है, बॉडी ऑफ मास m, तो उस पे और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उस पे F लगा रहे हैं इन टाइम इंटरवल t पे। तो जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और इसकी तो फोर्स लगाया, तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या थी? v थी। और जैसे ही m मास का है और जैसे ही इस पे आपने फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब वेलोसिटी क्या हो गई? v प्लस dv। dv मतलब बहुत ज्यादा कम, स्मॉल चेंज वेलोसिटी। dv का मतलब स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंट तो हो गया आपको मास इंटू वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? मास इंटू dv। दिस इज द dv। चेंज हुआ है ना, पहले तो v था, अब dv चेंज होके v प्लस dv हो गया। According to Newton's second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional to the force. तो momentum equal to mass into velocity, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले से ही पता है ऑलरेडी, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, F is directly proportional to the dp by dt। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दे दिया कि, जो कि मैंने पहले ही बताया। तो ये तो कांस्टेंट है। और सर ये
क्या हुआ? सर ये इनिशियल और फाइनल वाला एक और बार बता दो। अब इनिशियल एम मास का बॉडी है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जैसे ही ये हो गया आपका इनिशियल, मैं ऑलरेडी ऊपर रेड पेन से लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी था। अब जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो कितने से वेलोसिटी चेंज हो गई? डीवी। मान लिया कि पहले अगर उसकी वेलोसिटी अगर मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर है, दिस इज वी। बाद में जो वेलोसिटी हो गई ये मान लेते हैं कि 22 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस डी। मतलब चेंजिंग कितने से हो गया? 2 किलोमीटर पर आवर से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, दिस इज द डीवी। अब शायद और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इनिशियल मोमेंट जो होगा मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम शुड बी मास इनटू वेलोसिटी, और फाइनली मोमेंटम जो होगा दिस इज m इंटू डीवी, क्योंकि ये डीवी से चेंज हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और तो फोर्स, और p की जगह पर क्या रख दिया? मास इनटू वेलोसिटी रख दिया। और dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, मैंने आज ही बताया। dv बाई dt को क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन। और k चूंकि कांस्टेंट है तो k की वैल्यू अपन 1 मान लेते हैं, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ भी बता दिया, और इसके पहले भी मैंने उधर भी बता दिया था जब मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स लिखा। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या दिस इज डाइन, और एसआई में क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन। ये तो खैर पहले ही बताया हुआ है। और 1 न्यूटन इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं है, MLT-2 है ना। कैसे आया? ये जब 2-3 स्लाइड पहले ही मैंने बताया हुआ है। इससे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मास है ना, किलोग्राम है, किलोग्राम क्या हो गया? m, एक है मीटर, लेंथ ml, एस फॉर टाइम, MLT-। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, किलोग्राम वेट एंड ग्राम वेट आर कॉल्ड द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होता है आपका फोर्स का? kgf एंड kgw, मतलब किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। तो हमेशा देखना बुक्स में किलोग्राम वेट तो नहीं, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं बुक्स में। किलोग्राम फोर्स ये बहुत ज्यादा, kgf, तो किलोग्राम वेट को ही अपन kgf बोलते हैं, तो बुक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा आपको, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना। kgf का मतलब ये होता है आपका 9.8 न्यूटन। तो अगर क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना होगा, तो शुरुआत में बताया था, क्वेश्चन किसी फिजिक्स के किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, हमेशा आपको एसआई यूनिट में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जहां भी न्यूमेरिकल में केजीएफ दिया हुआ हो, तो वहाँ 9.8 से आप मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर लेना। और 9.8 किसकी यूनिट होती है? जी की, ग्रेविटी। और ग्राम एफ क्या होगा? 980 डाइन, या ग्राम डाइन बोल सकते हैं। यूनिट अच्छे से याद रखना। यूनिट क्या होगा इसका आंसर? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। न्यूटन। सर बी। न्यूटन। या जब क्लास चालू होता है तो दूसरे काम उनके शुरू हो जाते हैं।